साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स है, व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो साथियों, यदि आप अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट यानी आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट को चुना है, तो उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 यानी प्रयोग क्रमांक 6 हम इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको इसका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उद्देश्य दिया हुआ है प्रत्यक्षीकरण, परिभाषा, अर्थ, विशेषता, प्रक्रिया और सिद्धांत। यानी हम लोग देखें तो सेल्फ रिफ्लेक्शंस, डेफिनेशन, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। तो मैं चलता हूँ अब सीधे जिस टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शंस यानी आत्म प्रत्यक्षीकरण, स्वरूप एवं परिभाषा की ओर। तो आप लोग इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करिएगा और हम लोग चलते हैं सीधे लेक्चर की तरफ। तो आत्म प्रत्यक्षीकरण का अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं को जानना। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों को जानने का प्रयास करता है, वही स्वयं को भी जानने या समझने का भी प्रयास करता है। व्यक्ति एक और दूसरों का मूल्यांकन करता है तथा उनके प्रति कोई विशेष समझ बना लेता है, तो दूसरी ओर स्वयं का मूल्यांकन भी करता है तथा स्वयं के बारे में भी एक विशेष धारणा भी बना लेता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे धारणा बना लेते हैं कि मुझे गर्म पानी पीना चाहिए, जैसे बहुत सारे धारणा बना लेते हैं कि मुझे ठंडा पानी पीना चाहिए। बहुत सारों को ज़्यादा ठंड लगती, बहुत सारों को ज़्यादा गर्मी लगती। तो आपने खुद अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है। तो जब हम दूसरों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं या उनके प्रति कोई विचार बनाते हैं या कोई निर्णय करते हैं, तो वह अन्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। परंतु इसके विपरीत जब हम स्वयं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं अथवा किसी निर्णय तक पहुंचते हैं तो उसे स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्म प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। व्यक्ति का स्वयं की छवि का निर्माण करना आत्म संप्रत्यय बन जाता है। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन की तरफ। 1890 में विलियम जेम्स ने कहा था कि आत्म संप्रत्यय की परिभाषा देते हुए कहा था कि इसमें व्यक्ति का मन एवं शरीर, वस्त्र एवं आवास, पत्नी या पति एवं बच्चे, उसके पूर्वज या मित्र, उसकी ख्याति एवं संपत्ति सम्मिलित होती हैं। इनमें से किसी एक अवयव से संबंधित अनुभव उसके आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करते हैं। बात करते प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं की। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण में सर्वप्रथम किसी ज्ञानेंद्रिय पर कोई उत्तेजना अपना प्रभाव डालती है। फलस्वरूप तंत्रिका आवेग बनता है जो स्नायु तंतुओं द्वारा मस्तिष्क के ज्ञानात्मक क्षेत्र में पहुंचता है। तब उस उत्तेजना की संवेदना होती है और पूर्व अनुभवों का स्मरण करते हुए हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में अनेक उत्तेजनाएं सामने उपस्थित होती है, परंतु हम केवल अपनी आवश्यकता, प्रेरणा, अभिरुचि, मनोवृत्ति एवं मानसिक झुकाव के अनुसार उन उत्तेजनाओं में से किसी विशेष को चुनते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें, जैसे भूखा व्यक्ति बाजार की अन्य वस्तुओं में से खाने की वस्तु का चयन कर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम मार्केट गए, हम कोई शॉपिंग करने गए, कपड़े लेने गए, और यदि हमें तेज भूख लग रही है तो हमारा फिर कपड़े लेने का मन नहीं करेगा। हमारा क्या होगा कि यार किसी होटल पे कोई अच्छा सा वहाँ पर नाश्ता तैयार हो रहा तो हम उसको कर लें। प्रत्यक्षीकरण आकार और पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। किसी भी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण किसी न किसी पृष्ठभूमि पर होता है। जिस उत्तेजना का प्रत्यक्ष होता है उसे आकार कहते हैं और जिस आधार पर उसका प्रत्यक्षण होता है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। उदाहरण, आकाश में चांद और तारे आकार है और आकाश उसकी पृष्ठभूमि है, यानी उसका स्काई इज द बैकग्राउंड। गेस्टोलवादियों के अनुसार उत्तेजना स्वतः आकार के रूप में संगठित हो जाती है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि उत्तेजना जो होती है, स्टिमुलेट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू फॉर्म्स। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया
अ प्रोसेस ऑफ रिविलेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शंस। संग्राहक प्रक्रिया, यह प्रत्यक्षीकरण की पहली प्रक्रिया है जिसमें संवेदी तंत्र का प्रयोग होता है। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस फॉर परसेप्शंस इन विच द सेंसर सिस्टम इज यूज्ड। उदाहरण के लिए गुलाब के फूल के सामने आने पर आँख, नाक, त्वचा आदि तीनों ज्ञानेंद्रियों में 3 तरह के संग्राहक कोशों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गुलाब का फूल रेड या पिंक है तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है आँख से। नाक क्या करेगी, उसको सूंघना चाहेगी, उसकी खुशबू को लेना चाहेगी, और त्वचा जो है हमारा हाथ है उसको महसूस करना चाहेगा। दूसरा होता है सिंबॉलिक प्रोसेस, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। प्रत्येक क्षण की प्रतीकात्मक प्रक्रिया भी पाई जाती है। व्यक्ति को कभी कभी वर्तमान उत्तेजना या वस्तु का स्मरण अथवा अनुभव होता है, उससे प्रतीकात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, जब हम केला देखते हैं तो अपने पूर्व अनुभवों के कारण हम उसके गंध, स्वाद एवं रूप की चेतना हो जाती है। जैसे हमने इससे पहले कोई फ्रूट खाया, मैंगो खाया, केला खाया, तो हम उससे पहले जो हमने खाया था, अरे यार पहले मार्केट से लगे थे तो वो टेस्ट में खट्टा था, हम मार्केट से लगे थे तो टेस्ट में कम मीठा था, हम मार्केट से लगे थे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि उसमें एक सिंबोलिज्म हो जाता है, प्रतीकात्मक हो जाता है। तीसरा प्रोसेस है इसमें भावनात्मक प्रक्रिया। मनुष्य के प्रत्येक प्रत्यक्षण के साथ एक भाव अवश्य जुड़ा रहता है। भाव की क्रिया प्रत्यक्षण के तुरंत बाद होती है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु का प्रत्यक्षण होता है तो उसके साथ साथ उसमें सुखद अथवा दुखद या तटस्थ भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण, मित्र को देखकर खुशी होती है और दुश्मन को देखकर क्रोध आता है या दुखद भाव उत्पन्न हो जाता है। तो तीसरी जो है उसको हम बोलते हैं भावनात्मक प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया का नाम है एकीकरण प्रक्रिया, इंटीग्रेशन प्रोसेस। किसी व्यक्ति, वस्तु या उत्तेजना का प्रत्यक्षण एक इकाई के रूप में होता है। यही कारण है कि व्यक्ति किसी वस्तु को अलग अलग भागों में न देखकर एक यूनिट या एक इकाई के रूप में देखता है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है, यानी दिस एक्शन ऑकर नेचुरली। अब आते हैं साथियों हम लोग प्रत्यक्षण तथा संवेदना में अंतर की तरफ। तो डिफरेंस बिटवीन परसेप्शंस एंड सेंसेशंस। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। यदि आपका वोकेशनल कोर्स पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा है, जैसे टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी दूसरा यदि है, तो आपका अपना एक और चैनल है स्पीड हायर एजुकेशन यूट्यूब पे, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। साथियों, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद कर रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उस समय एक मोटिवेशन मिलेगी और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्रत्यक्षण तथा संवेदना दोनों ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन दोनों मानसिक क्रियाओं में अंतर पाए जाते हैं। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक जैसे वंट ने संवेदना को ज्ञानात्मक क्रिया की प्रथम अवस्था एवं प्रत्यक्षण को ज्ञानात्मक क्रिया की दूसरी अवस्था कहा है। देखो, बड़ी अच्छी लाइन लिखी यहाँ पर। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक वंट एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, संवेदना को ज्ञानात्मक क्रिया की प्रथम अवस्था एवं प्रत्यक्षण को ज्ञानात्मक क्रिया की दूसरी अवस्था कहा है। लेकिन गेस्ट्रोलवादियों ने एवं आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य में संवेदना नाम की कोई मानसिक क्रिया नहीं होती है। बड़ी अच्छी और गहरी बात लिखती साथियों यहाँ पर। गेस्ट्रोलवादियों एवं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य में संवेदना नाम की कोई मानसिक क्रिया नहीं होती है। क्या लिखा उसमें? देयर इज नो मेंटल एक्टिविटी कॉल्ड द सेंसेशंस इन ह्यूमन बीइंग्स। गेस्ट्रोलवादियों के अनुसार विशुद्ध संवेदना एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है। इनके अनुसार मानव प्राणियों में होने वाली प्रथम एवं साधारण मानसिक क्रिया ही प्रत्यक्षण है। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शंस।
हम प्रत्यक्षीकरण संगठन के सिद्धांतों में से कुछ नियमों को यहाँ पर देखते हैं। पहला नियम दिया हुआ है निकटता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट्री। जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती है, वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती है। दूसरा है समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती है, वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती है। तीसरा निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तुएं एक निरंतरता के रूप में प्रतीत होती हैं तो हम उनका प्रत्यक्षीकरण एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। चौथा आता है पूर्ति का सिद्धांत। उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। अब आते हैं यहाँ से प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की तरफ कि प्रत्यक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रत्यक्षण ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिस पर अनेक कारकों या निर्धारकों का प्रभाव पड़ता है, जिन्हें 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तिगत कारक, सोशल फैक्टर सामाजिक कारक, कल्चरल फैक्टर सांस्कृतिक कारक और पॉलिटिकल फैक्टर यानी राजनीतिक कारक। सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक पर। पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस। व्यक्ति की आवश्यकता। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता भूख, प्यास, यौन निंदा है। यदि व्यक्ति को भूख की आवश्यकता है तो वह अनेक उद्दीपनों में से भोज्य पदार्थों का चयन कर उसका प्रत्यक्षण करता है। व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जैसे प्रतिष्ठा प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक, आकांक्षा स्तर प्रेरक आदि प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है इसी के अंदर व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर उसके व्यक्तिगत मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। एक ही उद्दीपन को लोग अपने भिन्न भिन्न व्यक्तिगत मूल्यों के कारण भिन्न भिन्न रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ब्रूनर तथा गुडमैन ने अपने प्रयोग धनी तथा गरीब परिवार के बच्चों पर किया तथा ज्ञान हुआ कि गरीब बच्चों की नज़र में सिक्के का मूल्य अधिक था अपेक्षाकृत अमीर बच्चों की तुलना में। इस प्रकार उनका प्रत्यक्षण उनके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुकूल हुआ। तीसरा आता है व्यक्तिगत मनोवृत्ति। व्यक्ति किसी वस्तु को अपने मनोवृत्ति के अनुकूल देखता है। अपने दुश्मन का प्रत्यक्षीकरण हमें जिस रूप में होता है उस रूप में मित्र का प्रत्यक्षण नहीं होता है। चौथा कारक दिया व्यक्तिगत पूर्वधारणा। व्यक्ति पर पूर्वधारणा का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे प्रजाति, जाति पूर्वधारणा, धर्म पूर्वधारणा इत्यादि। यानी कोई विशेष जाति को मानता है, किसी विशेष प्रजाति को मानता है, किसी धर्म विशेष को मानता है, इसलिए। उसको आता है मनोदशा। किसी उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण पर हमारी मनोदशा का प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति सुखद मनोदशा में होता है तो आसपास की वस्तुएं भी उसे आनंददायक प्रतीत होती है। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस। व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे कारक निम्नलिखित हैं। सामाजिक मानक सोशल नॉर्म्स। प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इन मानकों का गहरा प्रभाव व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर होता है। सामाजिक प्रथाएं यानी सोशल कस्टम्स। प्रत्येक समाज में कई तरह की प्रथाएं प्रचलित होती है। इन प्रथाओं में भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न समाज के लोगों का संज्ञान या प्रत्यक्षीकरण अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर सामाजिक शक्ति। प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित शक्तियां होती है जिसका प्रत्यक्षण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस। प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर पड़ता है। एक अध्ययन में अमेरिकी संस्कृति तथा गैर यूरोपीय संस्कृति में व्यक्तियों को कुछ आकृतियां दिखाई गई जिन्हें म्यूलर टायर भ्रम उत्पन्न हो सके। परिणामों में पाया गया कि अमेरिकी प्रयोजनों ने पंख रेखा का तीर रेखा से बढ़ा, जबकि गैर यूरोपीय संस्कृति के बच्चों ने इस तरह का भ्रम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया। तो इसको बोलते हैं कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग। और प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक। व्यक्ति के प्रत्यक्षण का निर्धारण में
राजनीतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के विशेष मानक होते हैं, उसी के अनुरूप प्रत्यक्षण करता है। इस राजनीतिक संबंधता के कारण साम्यवादी दल तथा पूंजीपति दल के सदस्यों के प्रत्यक्षीकरण में तात्विक अंतर देखा जाता है। तो साथियों, ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास का द्वितीय वर्ष का एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट नंबर था, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इस महत्वपूर्ण वीडियो से अब आपसे विदा लेता हूं। फिर नए वीडियोस में पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।